जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने मेंसुरेशन में पिछली वीडियो में सम चतुर्भुज का कंसेप्ट पढ़ा था और साथ में समांतर चतुर्भुज का भी कंसेप्ट पढ़ा था और थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो आज हम उसी वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में दे ही रखा है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि पूछना क्या चाहता है वो आपसे, ठीक है। देखिए, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना, उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज की जो भुजा की लंबाई है उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, हमने स्क्वायर को भी अच्छे से पढ़ा था और आप ये जानते हो कि किसी भी स्क्वायर यानी कि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो साइड इंटू √2 होता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर साइड 40 होगी तो √2 क्या बनेगा? विकर्ण साइड इंटू ये होता है ना a√2 ये वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे इसका मतलब a यानी कि वर्ग की जो साइड बनेगी वो 40 बनेगी। अगर वर्ग की साइड 40 है मेरे भाई, तो ये बताओ क्या समचतुर्भुज की साइड 40 नहीं बनेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज की साइड कितनी हुई दोस्तों? 40 होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मेंटली सॉल्व करनी है, आपको ये लिखनी नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या कहा क्वेश्चन में? तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, ठीक है ना, विकर्णों की लंबाई का जो अनुपात दिया गया है वो 3:4 दिया गया है, ठीक है ना, के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर क्या जानना चाहता है? आपसे जानना चाहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो विकर्णों के गुणनफल का हाफ करना होता है, विकर्णों के गुणनफल का आधा करना होता है। क्लियर होगी बात? अगर हमारे पास यहां पे विकर्णों की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना चाहे क्वेश्चन में तो मैं बोलूंगा कि पहला विकर्ण अगर 3 यूनिट है, दूसरा विकर्ण अगर 4 यूनिट है, तो विकर्णों का जो गुणनफल बनेगा वो 4×3=12 बनेगा और 12 का जो हाफ होगा दोस्तों वो 6 होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वो ऑप्शन होगा मेरे दोस्त जो 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो ऑप्शन जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 6 का डिविजिबल होगा। क्लियर होगी बात? तो आप ये बताओ कोई भी संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी? जब वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। 2 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती हो और 3 से भी। तो मुझे ये देख के पता लग रहा है कि ये जो 1600 है ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से तो कटेगी लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? ठीक है। अगर मैं 1535 को देखूं तो 1500 जो 35 है, 1535 ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब जैसे कि ये देखते हैं 1536, दोस्तों ये 2 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है और 5 और 3 8 1 9, यानी कि ये 3 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। इस बात का मतलब होगा कि सी ऑप्शन ये 6 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर आपका हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो नेक्स्ट ऑप्शन है 1550, दोस्तों ये 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरा पूरा कटेगा, क्या ये 3 से भी कटेगा? आप कहोगे सर ये 3 से नहीं कट रहा। अगर ये 3 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1536 होगा। मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, वैसे ये 2013 का क्वेश्चन है और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम ऑप्शन के साथ मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर एक अच्छा बालक होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा दोस्तों, तो वो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देगा ऑप्शन से, ठीक है ना। तो अपने 4 सवाल अगले कर लेगा, इस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर लेगा, कुछ भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए दोस्तों मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि ये सॉल्व आखिर होगा कैसे, ठीक है। समझिए,
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है 40√2। क्लियर हुई बात। तो अगर विकर्ण 40√2 है तो इस बात का मतलब ये होगा उस वर्ग की भुजा 40 है। अगर वर्ग की भुजा 40 है तो समचतुर्भुज की भुजा भी क्या होगी मेरे दोस्त, वो भी तो 40 होगी ना, तो वो भी क्या होगी 40 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये समचतुर्भुज ऐसा बनाता हूं कोई, ठीक है ना, तो इसकी जो साइड होगी, इसकी जो साइड होगी दोस्तों क्या वो 40 होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल ये 40 होगी, क्योंकि वर्ग की भुजा भी कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा भी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक साइड समान हो, ठीक है ना। आप ये बताओ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन दोनों विकर्ण, जो दो विकर्ण होंगे समचतुर्भुज के अंदर, उन दोनों विकर्णों का जो अनुपात है मेरे दोस्त वो 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है। और आप ये बात जानते हो अच्छे से कि किसी भी समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर बराबर काटते हैं, बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, इनके बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर बराबर बराबर काटते हैं तो अगर मैं यहां पे विकर्ण ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां पे विकर्ण ड्रॉ करता हूं तो एक विकर्ण तो आपका ये होगा, ठीक है, और दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये होगा। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और बराबर बराबर प्रतिच्छेद करेंगे। यानी कि अगर ये पूरा विकर्ण 4 यूनिट है तो ये पूरा विकर्ण कितना होगा दोस्तों 3 यूनिट होगा। क्लियर होगी बात। अगर ये पूरा 4 यूनिट है तो ये पूरा कितना होगा 3 यूनिट होगा। आप मुझे ये बताओ अगर विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है तो विकर्ण का जो हाफ होगा, विकर्ण का जो हाफ होगा आधा होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो आप ये बताओ 2 से 2 कटेगा तो विकर्ण का जो हाफ का जो रेशियो बनेगा वो भी तो 3:4 बनेगा है भाई। यानी कि जो रेशियो विकर्ण, पूरे विकर्ण, कंप्लीट विकर्ण का रेशियो 3:4 है तो दोनों विकर्णों का आधा आधा अगर मैं कर दूं तो उनका रेशियो भी तो 3:4 बनेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा 3:4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये इस विकर्ण का हाफ है, इस विकर्ण का हाफ है, ठीक है ना, और ये जो पूरा बड़ा विकर्ण है इस विकर्ण का हाफ ये होगा, ठीक है ना, तो दोनों विकर्णों के आधे का भी जो रेशो बनेगा दोस्तों वो भी कितना बनेगा, वो भी 3:4 बनेगा। यानी कि अगर ये 3 यूनिट बनेगा तो दोस्तों ये भी तो 4 यूनिट बनेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा, यानी कि 3:4 का अगर हाफ हाफ भी करोगे तो रेशो 3:4 ही बनेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्त, क्या ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है कि ये 3 है ये 4 है? पाइथागोरन ट्रिपलेट जो सबसे छोटा ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो साइड बनेगी, समचतुर्भुज की जो साइड बनेगी वो 5 यूनिट बनेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल 5 यूनिट बनेगी, लेकिन समचतुर्भुज की साइड तो दोस्त 40 सेंटीमीटर है, तो 5 यूनिट ही 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर 5 यूनिट 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो आप मुझे ये बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 होगी कि नहीं? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 होगी तो क्या इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 32 सेंटीमीटर होगी। इस 4 यूनिट की वैल्यू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? इस 3 यूनिट की वैल्यू 8 3 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने दोनों विकर्ण का आधा आधा निकाल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर है, तो पूरा बड़ा विकर्ण कितना होगा? 32 का डबल कितना? 32 का डबल 64, यानी कि एक विकर्ण पूरा कंप्लीट कितना हुआ दोस्तों? 64। अगर यहां से लेके यहां तक जो विकर्ण है ये 24 सेंटीमीटर है, इस पूरे विकर्ण का हाफ कितना आया? 24 सेंटीमीटर। तो पूरा बड़ा विकर्ण कितना होगा? 24 का डबल यानी कि 48, 24 का डबल यानी कि 48। और आप ये बात जानते हो कि किसी भी समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा दोस्त? दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा। क्लियर हुई बात? तो दोनों विकर्ण हमारे पास मौजूद है 64 और 48, तो दोनों विकर्णों के गुणनफल का करना क्या है दोस्तों? हमें आधा करना है। तो क्या निकलेगा दोस्तों? एरिया निकल जाएगा, यानी कि इस समचतुर्भुज का क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा फिर, ठीक है ना। तो देखिए 2 से अगर मैं इसको काटता हूं कितने बार कटेगा? 24 बार। तो 24 चौका 96, 96 का कितना? 6, कैरी कितना हुआ? 9, तो 24 छिक्का 144 और 9 153, कितना हुआ दोस्तों? 153, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 1536 सेंटीमीटर
स्क्वायर 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, और आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है भाई। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आया तो इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना, केवल ये तो नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर हम एक एक सवाल को करने लगे सॉल्व तो हमारा जो एग्जाम होगा, हमारा जो पेपर होगा, वो कंप्लीट हम रीड भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, हमें हर वो रास्ता पता होना चाहिए कि कब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कब हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये का सवाल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसी समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था वो समचतुर्भुज से रिलेटेड था और आपको मैंने समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट बता ही दिया था, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं हम किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितनी दी दोस्त, 18 सेंटीमीटर, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखते ही आंसर 18 8 144 होगा, क्योंकि एक भुजा अगर 18 है और विपरीत भुजा से जो लंबाई दे रखी है, विपरीत भुजा से जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्त, 8 सेंटीमीटर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 18 8 144, तो आंसर हुआ डी ऑप्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दोस्त कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, एक भुजा की लंबाई आपकी 18 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और विपरीत भुजा से जो दूरी दी हुई है दोस्त वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है विपरीत भुजा से दूरी आपकी, यानी कि ये जो विपरीत भुजा होगी इसकी, अगर ये 18 है तो इसके विपरीत भुजा की दूरी यानी कि ये वाली दूरी, यानी कि एक तरीके से हाइट ही तो है दोस्त ये, तो हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और आप ये जानते हो कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है बेस इनटू हाइट। अगर हमारे पास बेस 18 है और हाइट 8 है तो 18 गुणा 8 यानी कि 144 आंसर होगा। और 18 में आपको दिखाई दे रहा होगा 9, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब 48 तो 9 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो 72 आंसर हो सकता था, 100 भी आंसर नहीं हो सकता था, यानी कि 2 ऑप्शन में हम फंस जाते हैं। ये तो 72 आंसर था और या फिर 144। एक सेकंड दोस्त, देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ ये हो गया 18 8 144, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समांतर चतुर्भुज का पहला ही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AD बराबर 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार AD तथा BC भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। जिसकी AB भुजा की जो लंबाई दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है। कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है ये कितनी दे रखी है दोस्त, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा AD बराबर 16 सेंटीमीटर। तो AD की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर, AD की लंबाई, ठीक है। भुजाओं AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा एक तो AB और एक DC, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी दे रखी है ना, बीच की दूरी वो कितनी दे रखी है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो बीच की दूरी है इन दोनों की, यानी कि लंबवत
ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तदनुसार एडी तथा बीसी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो एक तो एडी और एक बीसी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है ना, देखिए एडी और बीसी यानी कि आपसे ये वाली डिस्टेंस जानना चाहता है कि ये दूरी कितनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूं एल, कि ये एल है, कितनी है दोस्तों, एल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पे, ये डी एम है और ये क्या होगा, डी एन, ये क्या होगा, डी एन। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, तो चीजें समझ में आई होगी अब तक। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB की लंबाई कितनी रखी है, 24 सेंटीमीटर, और AD की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और ABDC के बीच की जो डिस्टेंस है वो लंबवत जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और आपसे जानना चाहता है AD और BC के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी। ठीक है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये बात तो पहले से ही जानते हैं ना, जो मैं थ्योरी पढ़ाई थी आपको तो बताया था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती है दोस्त, लेकिन साथ में पैरेलल भी होती है, यानी कि समांतर भी होती है। तो आमने सामने की भुजाएं हमेशा समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। अगर ये 16 है तो क्या ये भी 16 सेंटीमीटर होगी भाई, क्या ये भी 16 सेंटीमीटर होगी, ये भी तो 16 सेंटीमीटर होगी फिर, यानी कि इस बीसी की लंबाई भी तो 16 सेंटीमीटर होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं फॉर्मूला, आप कहोगे बेस इंटू हाइट, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर दोस्तों मैं बेस क्या मानता हूं 24, तो हाइट क्या होगी दोस्तों 10, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो बेस इंटू हाइट होगा, यानी कि 24 इंटू 10, तो ये क्षेत्रफल हुआ। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज का बेस किसको मानता हूं, बीसी को, क्या मानता हूं, बीसी को। अगर बेस हमारा बीसी है तो बेस अगर हमारा बीसी यानी कि 16 सेंटीमीटर होगा, तो हाइट कितनी होगी दोस्तों, हाइट होगी हमारी एल। हाइट कितनी होगी, एल, क्योंकि अगर मैं बेस बीसी को मानता हूं तो हाइट का काम कौन करेगी, एल करेगी, और अगर मैं AB को बेस मानता हूं तो हाइट का काम करेगी DM। ठीक है ना, ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज के, और ये भी एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है, तो दोनों ही क्षेत्रफल आपस में एक दूसरे के समान होंगे। क्लियर हुई बात। तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, यहां से मैं L की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है ना, तो L बराबर भाई 8 दूनी कितना दोस्तों 16, और 8 3 24, और 2 से काट दोगे आप इसको, ये 5 बार कटेगा, तो L की वैल्यू कितनी आई, 3 गुना 5 यानी कि 15, 3 गुना 5 यानी कि 15। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि 15 सेंटीमीटर। और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन की गई और चीजें आपको बहुत आसान तरीके से समझाई गई। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन। क्लियर हुई बात। स्क्रीनशॉट चाहो ले सकते हो, या फिर बैक करके आप वीडियो को दोबारा फिर सुन सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, देखिए एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:4, यानी कि जो बड़ी भुजा होगी वो 5 यूनिट होगी और जो छोटी भुजा होगी वो 4 यूनिट होगी, है ना। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्त, 1000 वर्ग इकाई है। ठीक है, बड़ी भुजा पर तुंगता, इस तुंगता का मतलब क्या है, इस तुंगता का मतलब हाइट से है, यानी कि ऊंचाई से है, कि बड़ी भुजा पर जो हाइट है वो कितनी है, 20 इकाई। बड़ी भुजा पर जो हाइट है वो कितनी है, 20 इकाई। तो छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगा, तो छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगा, समझिए। देखिए अगर मैं बड़ी भुजा 5 मानता हूं और हाइट कितनी है उस पर 20, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, 20 पंजे 100। कितना बनेगा क्षेत्रफल, 20 पंजे 100। और अगर मैं छोटी भुजा ये 4 यानी कि इसको बेस मानता हूं, तो इस पर जो तुंगता की लंबाई क्या होनी चाहिए कि उन दोनों का गुणनफल मेरे दोस्त 100 बन जाए। आप कहोगे 4 में आप 25 की मल्टीप्लाई कर दो,
100 बनेगा। तो इसका मतलब आंसर तो 25 है। इसका मतलब हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही आंसर करना है, ठीक है ना भाई। अगर बड़ी भुजा यानी कि 5 इसको मैं बेस मानता हूं, तो बड़ी भुजा पर जो तुंगता है यानी कि हाइट है वो कितनी है दोस्त, 20 है। तो क्षेत्रफल 20 पंजे 100 बनेगा कि नहीं। तो उसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम दूसरे तरीके से निकाल ले, बेस अगर मैं 4 को मानता हूं तो 4 पर जो हाइट का काम करेगी वो क्या करेगी, जो छोटी भुजा पर तुंगता होगी, हाइट होगी। समझ गए बात को। तो 4 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 100 के बराबर हो जाए। आप कहोगे 4 में 25 की मल्टीप्लाई कर लो, तो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। अगर बड़ी भुजा मेरी 5 यूनिट है और इस पर जो तुंगता है वो कितनी है, 20 इकाई, तो ये क्षेत्रफल ही बनेगा ना, एरिया ही तो बनेगा। अगर मैं छोटी भुजा को 4 यूनिट को मैं बेस मानता हूं तो इस पर हमें तुंगता यानी कि एल की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो किसके बराबर होगा, ये भी उसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जिस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये था, ठीक है ना। तो 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 25। तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ना आपको पेन चलाने की जरूरत, ना आपको पेपर की जरूरत, देखते ही आंसर हो रहा था। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इस 1000 का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, क्लियर हुई बात। तो देखते ही आंसर मारना था। उम्मीद करता हूं ये सवाल तो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। समझिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझिए भाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मान के चलिए ये समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि एक भुजा 40 सेंटीमीटर और एक दूसरी भुजा कितनी है, एक भुजा 60 है और दूसरी भुजा कितनी है, 40 मीटर, ठीक है ना। तो दो भुजाएं दे रखी है इसमें। अगर मैं ए बी को 60 मीटर मानता हूं, क्योंकि यही बड़ी भुजा दिख रही है हमें, 60 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है, 60 मीटर। अगर हमारी बड़ी भुजा 60 मीटर है तो छोटी भुजा कितनी होगी दोस्त, वो होगी 40 मीटर। कितनी होगी, 40 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक विकर्ण इसमें 80 मीटर लंबा है। विकर्ण कितना, 80 मीटर। तो एक विकर्ण भी दिया हुआ है हमें, तो मैं मान के चलता हूं कि एसी विकर्ण की लंबाई जो है वो 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछना चाहता है आपसे, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, और वो तरीका क्या था मेरे दोस्त, वो तरीका केवल ये था कि आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर ए बी हमारा बेस है तो दोस्तों हाइट तो यहां पे दी ही नहीं गई हमें, है ना। तो हाइट अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते अब। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपको समांतर चतुर्भुज की थ्योरी बताई गई थी तब मैंने आपको एक बात कहा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया में बांट देता है। क्लियर हुई बात, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल वही होगा जो ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल होगा, जो ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल भी 1 यूनिट होगा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट होगा। और हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर ये 60 है, ये 40 है और ये 80 है। अगर मैं एबीसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसका मैं डबल कर दूं तो क्या मेरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं अब यही काम करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। सेम यही वर्क करना है मुझे अब इसको करने के लिए, ठीक है। समझिए भाई, ये बताओ अगर एबीसी ट्रायंगल का मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा क्या ये स्केलन ट्रायंगल होगा? क्योंकि तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं।
तो इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। और किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बताया था? हीरोन्स फॉर्मूला। तो मैं बाई हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका डबल करना है। ठीक है, आप ये बताओ भाई, अगर मैं अर्ध परिमाप निकालना चाहूं, सेमी पैरामीटर, क्या निकालना चाहूं? सेमी पैरामीटर। ठीक है ना, तो सेमी पैरामीटर कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर पूरे त्रिभुज का जो परिमाप होगा, पूरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 60 + 40 100 और 80 180। तो पूरे त्रिभुज का जो परिमाप है वो 180 है। अगर 180 का आप हाफ करोगे तो क्या सेमी पैरामीटर 90 मीटर नहीं निकलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा 90 मीटर आया। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है दोस्त, मैं यहां पे लिखता हूं। तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया कैसे निकलता है? हीरोन्स फॉर्मूला से S × S - A S - B S - C। ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो S क्या है हमारा? 90 में से जब आप ये A घटाओगे, फिर ये B घटाओगे, फिर ये C घटाओगे, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC। ठीक है ना, तो एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा दोस्तों? 90 × 90 कितना? A, यानी कि 60 को माइनस करोगे 90 में से तो 30 बचेगा। 90 में से जब 40 को माइनस करोगे 50 बचेगा। 90 में से 80 को माइनस करोगे तो 10 बचेगा। और इसका जब वर्गमूल करोगे दोस्तों तो यहां से क्षेत्रफल निकलेगा किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एक तो यहाँ पे 0 ये है और एक 0 ये है, तो जब 2 0 आपस में मल्टीप्लाई करेगी तो इसका मतलब 100 बनेगा ना। तो 1 0 तो कितना बना? 100, और 1 0 कितना बनेगा? 100। तो 100 का 100 पूरा बाहर निकल गया ना वर्गमूल से, 100। और 9 का जब वर्गमूल करोगे दोस्तों कितना बनेगा? 3। तो 100 × 3 यानी कि 300। कितना? 300। और अंदर क्या बचेगा? 3 और 5 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा? 15। अंदर बचेगा रूट के 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300√15 जो क्षेत्रफल आया, 300√15 जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया? इस वाले त्रिभुज का आया। 300√15। अगर इसका 300√15 है तो इस त्रिभुज का भी तो क्षेत्रफल 300√15 ही होगा। और इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो करना क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 300√15 तो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 600√15 निकलेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल 600√15 ही निकलेगा, और 600√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? आंसर है आपका डी ऑप्शन। आंसर कितना है? डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत धीरे धीरे चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर बिल्कुल 0 लेवल का भी बच्चा होगा ना तो उसके भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बस बच्चा मेहनती होना चाहिए। वीडियो अगर देखोगे, धीरे से देखोगे, अगर मान के चलिए अगर आपको वीडियो में मेरी स्पीड थोड़ी कम लगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो वहां से स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार पतंग है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। तदनुसार उसे बनाने में लगभग कितना वर्ग सेंटीमीटर कागज इस्तेमाल होगा? ठीक है ना, ये CHSL का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण कितना दिया? 32 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। ठीक है ना, एक वर्गाकार पतंग है और 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, और विकर्ण कितना दिया वर्गाकार पतंग का? 32 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर आधार वाला क्या हो गया? यहाँ पे समबाहु त्रिभुज से जोड़ दिया गया। तदनुसार उसे बनाने में लगभग कितना वर्ग कागज इस्तेमाल होगा? √3 की वैल्यू कितनी मान के चलना है? 1.732। ना भी देता तो भी हम मान लेते पॉइंट्स को देखकर। ठीक है, कि पॉइंटों में आंसर देना है, अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, तो हम तब भी 1.732 ही मानते। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के 3 अंकों तक आंसर दिया गया है। ठीक है, तो हमें √3 की वैल्यू भी फिर दशमलव के 3 अंकों तक ही लेनी पड़ती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्गाकार पतंग है,
एक वर्गाकार पतंग है, तो पतंग के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना वर्ग। अब तो ये कोई वर्गाकार पतंग होगी, ठीक है, जिसका विकर्ण कितना दिया है 32। विकर्ण कितना है मेरा दोस्त 32, इसका जो विकर्ण होगा वो 32 होगा। और आप जानते हो कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे 90 डिग्री पर तो प्रतिच्छेद करेंगे, बराबर बराबर भी काटेंगे, लेकिन वे समान नहीं होंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। जबकि वर्ग के विकर्ण दोनों के दोनों समान होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर वर्ग का जो विकर्ण की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसको ना एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ा गया है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज जाहिर सी बात है नीचे होगा, है भाई, जिसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई समबाहु त्रिभुज रहा होगा जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। तो यहां पे इसका जो आधार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसके जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 32 सेंटीमीटर की। विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि उसको बनाने में लगभग कितना वर्ग कागज इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों कागज का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल पतंग का होगा, जाहिर सी बात है। तो कागज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इस बात का मतलब है कि हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा प्लस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम जोड़ देंगे तो उस कागज का क्षेत्रफल निकलेगा जिस कागज से हमने पतंग बनाई। क्लियर हुई बात। तो हमारा सारा फोकस इसी पे है कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है। तो आप मुझे ये बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो साइड है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा जो फॉर्मूला होगा जो विकर्ण के टर्म में है, डायगोनल के टर्म्स में है, ठीक है। तो विकर्ण हमारे पास है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर कितना है दोस्तों 32 का स्क्वायर कितना है 1024, और 1024 का जब आधा करोगे तो कितना बचेगा, 1024 का जब आधा करोगे तो 512 बचेगा कि नहीं भाई। 1024 32 का स्क्वायर 1024, जब इसका आधा करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 1024 है ना, ये थोड़ा गलती लिख दिया था 1024। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 512 बचेगा कि नहीं। 1024 का आधा कितना हुआ 512। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 डी स्क्वायर से हमने इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, वो कितना है दोस्तों 512। क्लियर हुई बात। आप कहोगे सर बिल्कुल। आप ये बताओ, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, ये समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3 भुजा स्क्वायर होता है, √3/4, √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी 8, 8 का स्क्वायर कितना दोस्तों 64। तो 64 की मल्टीप्लाई जब √3/4 में करोगे तो 16 √3 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 16 √3 निकलेगा। कितना निकलेगा 16 √3 निकलेगा। और दोनों को ही हमें जोड़ना है, दोनों को ही हमें क्या करना है जोड़ना है। लेकिन √3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1.732 मान कर लेना है, ठीक है ना। तो 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, किसकी 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 की, ठीक है। जो कितना निकलेगा 16 दूनी 32, 3 16 3 48 और 3 51, यानी कि कितना 5, 16 7 112 और 5 117, यानी कि 7, यानी कि 11 हासिल। 16 एकम 16 और 11 कितना हुआ दोस्तों 27। तो इसका मतलब 27.712 ये किसका क्षेत्रफल आया अप्रोक्सीमेट, ये आया इस समबाहु त्रिभुज का। कितना समबाहु त्रिभुज का। तो दोनों को जोड़ दीजिए, किसको वर्ग के क्षेत्रफल को, वर्ग के क्षेत्रफल को, यानी कि 512 को जोड़ोगे आप 27.712 में, तो कितना बचेगा दोस्तों 539.712। क्लियर हुई बात। तो मैंने आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से समझा दी और कैलकुलेशन करके ही आपको दिखाया कि कौन सा आंसर होगा, वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन जो है थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी आपको,
ठीक है ना, आसान है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी देखता तो अप्रोक्सीमेट मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही थी। वो क्या दिखाई दे रही थी दोस्तों? वो दिखाई दे रही थी कि ऑप्शन जो है ना, सारे ऑप्शन नजदीक है, बहुत नजदीक है, पास पास है, तो अप्रोक्सीमेशन तो आप ले नहीं सकते। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि 512 में जब आप 16 गुना 1.732 जोड़ते तो 6 दूनी 12, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होता जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो देखते ही काटना था, डी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया था। ठीक है, ये बी ऑप्शन भी नहीं हो सका था क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया था दोस्तों? 1 हो गया था। आंसर केवल और केवल वो होता जिसका यूनिट डिजिट 2, या तो आंसर ये बनता या फिर आंसर ये बनता। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन भी देखता तो अप्रोक्सीमेशन में या तो मैं इसको देखता या फिर मैं इसको देखता। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं ताकि वीडियो और ज्यादा लंबी ना बने। और हाँ, अगली जो वीडियो होगी वो ट्रेपीजियम के ऊपर होगी, यानी कि समलंब के ऊपर होगी। ठीक है ना, उसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु समलंब, है ना, इक्विलेटरल यानी कि ट्रेपीजियम। ठीक है ना, समद्विबाहु समलंब के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम सर्किल पढ़ेंगे, सर्किल के जो आपका सर्किल का पूरा कंसेप्ट, और उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल नई वीडियो में। ठीक है ना, और एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।